Hello students, a very good morning to you all. I hope you are enjoying the videos one by one, and so we are going to have the next topic of pollination, that is the two more important agents, that is zoophily as well as anemophily। यानी कि मैंने आपको वाटर तो समझा दिया था, अब बारी है आपको ये समझने की कि एयर पॉलिनेशन कैसे होता है और हमारे जूफाइली यानी कि जो इतना बड़ा परिवार है, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, बैट्स हैं, कई अलग अलग तरह के हमारे फैमिलीज हैं जूफाइली में जो हमारी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली टॉपिक, दैट इज विंड पॉलिनेशन। आज हम दो टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं विंड पॉलिनेशन, और आपको अच्छा से पता है कि विंड पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है भाई। तो विंड पॉलिनेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एनीमोफाइली। इट इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफाइली, इसको एनीमोफाइली भी कहते हैं। और हमारी जो अगली टॉपिक है इट इज ऑफ कोर्स जूफाइली, है ना, जूफाइली, जिसके अंदर हमारे जो बायोटिक एजेंट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो वो पॉलिनेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कॉमनली वी कैन राइट बायोटिक पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं दो तरह का पॉलिनेशन, एक विंड पॉलिनेशन जो एबायोटिक फैक्टर है और दूसरा हमारा जूफाइली जो कि बायोटिक फैक्टर है। तो विंड पॉलिनेशन की रेशियो वाटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, मीन्स विंड के मदद से 18% क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रोबेबली हो जाता है। तो हमने क्या देखा, 18% जो चांसेस होते हैं वो किससे होते हैं, विंड पॉलिनेशन से। 2% चांसेस होती है वाटर पॉलिनेशन से, यानी कि 80% में जो बच गए चांसेस हैं, तो 80% चांसेस जो होते हैं वो जूफाइली की मदद से पूरे होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव क्रॉस पॉलिनेशन में अगर कोई है तो वो है हमारे इंसेक्ट, हमारे बर्ड्स, स्नेल्स, यानी कि कंप्लीट जू फैमिली। उसके बाद जो कोऑपरेट करता है दैट इज विंड, एयर, और उसके बाद जो सबसे लीस्ट है वो है वाटर। तो ये रेशियोज भी आपको याद रखनी होती है। अब देखिए विंड पॉलिनेशन जो होता है, विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए एक फ्लावर में। तो वो फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर को हम कहते हैं एनीमोफिलिक फ्लावर। द फ्लावर इज कॉल्ड एनीमोफिलिक। फ्लावर को हम क्या कहते हैं, फ्लावर इज नोन एज एनीमोफिलिक। इट इज नोन एज एनीमोफिलिक। तो एनीमोफिलिक फ्लावर की कैरेक्टर्स पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। आपके बोर्ड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनीमोफिलिक फ्लावर। तो आपको याद रखना है वहाँ पे कि ये क्या सवाल है। ये सवाल ये है कि किस तरह के फीचर्स होंगे उन फूल में जिसमें हवा से होता है परागन या हवा से होता है पॉलिनेशन। तो हम देखेंगे हमारे एनीमोफिलिक फ्लावर्स के कैरेक्टर्स, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जूफाइली के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हमारे एनीमोफिलिक फ्लावर के। Now we are having the adaptations for the wind pollination। किस तरह का फ्लावर होना चाहिए, यानी कि हमें अब जो हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है हमारे दोनों साइड में, दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। तो इसमें आपको एग्जाम में कंप्लीट थ्योरी लिखनी होती है कि किस तरह से आपका जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए ताकि वो आसानी से विंड पॉलिनेशन कर सके। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट कहता है कि इसमें पॉलन ग्रेन्स का जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स अगर ज़्यादा होंगे तो कोई पॉलन ग्रेन लॉस भी हो जा रहा है अगर, तो फिर भी पॉलिनेशन हो पाए। यानी कि पॉलन ग्रेन्स को हवा अगर उड़ा रही है तो अगर कुछ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़कर किसी ऐसी जगह चले जा रहे हैं जहां जाकर वो लॉस हो जा रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी पॉलन ग्रेन्स अगर ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो कोई ना कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो यही हमारे पहले पॉइंट का मतलब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि स्टिग्मा मस्ट बी थिक, स्टिकी एंड हेयरी। स्टिग्मा जो होनी चाहिए वो स्टिकी होनी चाहिए, यानी कि चिपचिपी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और साथ साथ हेयरी यानी कि रेशेदार होनी चाहिए। क्यों, पॉलन ग्रेन्स जैसे ही उड़कर आए तो पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पर चिपक जाए,
पहला नंबर। दूसरा नंबर, पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पर डायरेक्ट लैंड नहीं कर पाया तो आसपास में जो हेयरी स्ट्रक्चर होंगे, रेशेदार जो स्ट्रक्चर होंगे स्टिग्मा के, तो वो उसमें भी फंस सकता है, ताकि वो वहां से भी चांसेस बनता है कि वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, है ना। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, फ्लावर मस्ट बी लाइट कलर्ड। हमारा जो फ्लावर होना चाहिए उसका कलर क्या होना चाहिए, एकदम हल्का कलर का होना चाहिए, उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ऑर्डरलेस, और उसमें किसी भी तरह का नेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी खूबी होगी तो उस फ्लावर में कौन आ जाएगा, इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट उस फ्लावर की तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। और हमें इंसेक्ट से बचाना है पॉलन ग्रेन को, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिया ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। तो हमारे फ्लावर में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ये क्या होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, खुशबू इसमें नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसमें किसी तरह का पॉलन जूस या नेक्टर इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टैमेंस जो होना चाहिए वो बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए, यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि फ्लावर का जो स्टैमेन पार्ट है वो पत्ते वगैरह से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सामने खुला होना चाहिए, ताकि हवा चले और उस स्टैमेन के अपर पार्ट पे जो एंथर है, उस एंथर से पॉलन ग्रेन आसानी से रिलीज हो जाए। अगर हवा चल रही है और स्टैमेन जो है वो पूरी तरह से पत्ते से नीचे छुपा हुआ है तो काफी क्रिटिकल हो सकता है कि वो पॉलन ग्रेन्स उड़ पाएंगे। इसीलिए स्टैमेन जो होना चाहिए वो, मैंने एक वर्ड लिखा है प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए, जिससे आसानी से पॉलन ग्रेन जो है वो हवा के जरिया उड़ाया जा सके। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें एयर पॉलिनेशन होता है, यानी कि ये सब एनिमोफिलिक प्लांट्स हैं, एनिमोफिलिक फ्लावर इनमें प्रेजेंट होता है। राइस, वीट, मेज, कॉटन, ये सारे जो हैं हमारे एग्जांपल्स हो गए। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ज़ूफाइली। इससे 80% चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, तो इनमें भी कुछ सेवरल फीचर्स होते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन आसानी से हमारा करवा पाते हैं। देखिए हमारी पहली पॉइंट ही बता रही है कि इसमें जो फ्लावर होना चाहिए ये ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, यानी कि खूब ज़्यादा रंगीन होना चाहिए, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ताकि इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो सके, इंसेक्ट हुए, बटरफ्लाइज हुई, बर्ड्स हुई, ये कलर देखकर इसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। साथ ही इसमें सेंट भी होना चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रात रानी जो होती है, जैस्मिन फ्लावर जो होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है और इसके वजह से भी इसकी तरफ क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगले पार्ट पे आते हैं। हमारा अगला पार्ट है फ्लोरल पार्ट मस्ट बी अट्रैक्ट द इंसेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि फूल में इतनी ज़्यादा खूबसूरती हो जिससे वो इंसेक्ट को अपनी तरफ किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर सके। और अगर फूल, मान लीजिए फ्लावर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खुशबू है, उसमें रस है, लेकिन अगर फ्लावर की बनावट सही नहीं है, यानी कि उसकी बनावट अगर क्लोज है या उसकी बनावट ऐसी है कि इंसेक्ट जो है उसके अंदर से नेक्टर नहीं निकाल सकती हैं, तो वहां पर पॉलिनेशन का चांसेस कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारी छोटी सी एक बर्ड है एंड द बर्ड इज ह्यूमिंग बर्ड, और इस बर्ड की खासियत ये है कि इसको एक फ्लावर बहुत पसंद है, दैट इज बिगोनिया फ्लावर। तो बिगोनिया फ्लावर में आप देख सकते हैं कि फ्लावर की जो डिजाइनिंग है ना वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि आसानी से ये जो बर्ड है इसकी बिक जो है वो इस फ्लावर में आ सकती है। अब इस फ्लावर के अंदर इसकी बिक्स आएंगी, वो नेक्टर कलेक्ट करेंगे, यहीं पर प्रेजेंट होता है फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट, और यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन्स वगैरह इसको मिल सकते हैं, जिसको लेकर वो उस बिक में क्या होगा, पॉलन ग्रेन अटैच हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन के अटैच होने से जब ये बर्ड किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगी तो वो वहां पर उस पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकती हैं, रिलीज कर सकती हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे बर्ड्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बर्ड्स की बात पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं, कुछ बर्ड्स का फैमिली और प्लांट का फैमिली ऐसा भी है जिनमें आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, यानी कि बर्ड्स, जैसे मैं बात कर रही हूं आपसे एक यक्का फ्लावर की और यक्का मॉथ की। यक्का मॉथ जो होते हैं जिसको हम प्रोन्यूबा कहते हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है, फ्लावर की साइज बहुत बड़ी होती है, यक्का फ्लावर की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और ये बर्ड्स क्या करती हैं, ये अपने एग्स को उस फ्लावर के अंदर एग लेइंग कर देती हैं, ठीक है। एग लेइंग करने से क्या होता है कि ये जो इनके जो लार्वा होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो वो उस नेक्टर को खाते हैं और उनका ग्रोथ होता है। चलिए, तो यक्का फ्लावर से यक्का मॉथ को क्या फायदा हो रहा है कि ये जो मॉथ है उनके लार्वा को उसके अंदर से नेक्टर मिल रहा है, लेकिन
चूंकि यहाँ पर जो अडल्ट है वो बार बार आता रहता है इस फ्लावर के अंदर चेक करने अपने लार्वा का कंडीशन, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यक्का मॉथ है, यक्का मॉथ बार बार वहां से निकलता है और फिर उस फ्लावर में आता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि जितनी बार ये मॉथ, यक्का मॉथ इस यक्का फ्लावर के अंदर आएगा अपने लार्वा की कंडीशन को देखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उसका लार्वा है और वो उस नेक्टर से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर को बेनिफिट हो रहा है उस मॉथ से और उस यक्का मॉथ को बेनिफिट हो रहा है फ्लावर से। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो हमें भी उससे हेल्प मिलती है और यही अडेप्टेशन है जिससे कि हमारा जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे कंटिन्यू होते रहते हैं। तो छोटा सा एक एग्जांपल आप देख लो कि इंसेक्ट अगर फ्लावर से बेनिफिट हो रहा है इंसेक्ट को, तो बदले में फ्लावर को भी बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि टिट फॉर टैट वाली बात है। तो इसीलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए, तो ही हमारे साथ भी अच्छा होता है ना। तो इसी के साथ, इसी गुड मैसेज के साथ वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर टॉपिक ऑफ pollination. We have finished with cross pollination as well as self pollination. I hope you are enjoying the videos as well as you are preparing for your exam well. Soon we will meet with the new topic, that is double fertilization. Means अब pollination के बाद आपका fertilization topic शुरू होने वाला है. It is one of the most important topic of this chapter. So please support and please share and please subscribe. Soon we are going to reach our 5K subscribers और ये आपकी मदद से ही हो रहा है कि बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में ही हमारे 5K सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे और आप इसमें मेरा पूरा साथ देंगे और ये चैनल आपके सपोर्ट से ही है। इंशाल्लाह ये चैनल आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।